हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेरणा। वेलकम टू इंडियन मेंटर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था। उसका हमने कुछ पार्ट मेरे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हमने, जैसे इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, और हमने ये पढ़ा था कि इकोनॉमी में कितने टाइप के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ था। फिर कंज्यूमर गुड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ था। ये सारी चीज़ें हमने मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखी थी। तो आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आगे उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम ये तो बहुत बेसिक सा टर्म है कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन कौन करता है? हम कंज्यूमर्स। जो हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, ये सारे सेक्टर्स और भी सेक्टर्स है फर्दर, वो लोग कंजम्पशन करते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब क्या? जो खर्चा होता है वो। ठीक है, मतलब जो हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, जो ह्यूमन सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर या खर्चा। ठीक है, तो कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे मैंने एग्रीगेट टर्म क्यों यूज किया? मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया कि एग्रीगेट का टर्म हम हमेशा यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो हर कंसेप्ट में, हर टर्म में एग्रीगेट टर्म हम लगाएंगे। तो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता क्या है? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे अगर एग्रीगेट है तो मुझे ऐसे समझ आ रहा है कि यहाँ पे होल, ठीक है, या फिर एग्रीगेट, या फिर पूरे यूनिट की बात कर रही हूं मैं। ओके, मतलब पूरे कंट्री की बात कर रही हूँ, पूरे इकोनॉमी, एक नेशन की बात कर रही हूँ। तो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, बेसिक सा फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने। क्या फॉर्मूला है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। बेसिकली हमारे इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं जो जहां से एक्सपेंडिचर होता है और कंजम्पशन होता है। क्या क्या है? एक तो हाउस होल्ड सेक्टर है, एक गवर्नमेंट सेक्टर है और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर है। ओके, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, हम यहाँ पे एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे हर सेक्टर को ऐड करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पूरे इकोनॉमी का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए, ना ही एक यूनिट का। ओके, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट सेक्टर प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड क्या है? कंज्यूमर्स गुड्स परचेस क्यों करते हैं? कंज्यूमर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। ओके, अगर अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अगर कंज्यूमर परचेस कर रहा है गुड्स, तो वो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट सेक्टर कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करता है? गवर्नमेंट सेक्टर एक्सपेंडिचर करता है डिफेंस में, ठीक है, डिफेंस हो गया, आर्मी हो गया, और गवर्नमेंट स्कूल में जो मिड डे मील प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सारी चीज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट में आती है। जो चीजें गवर्नमेंट से रिलेटेड है, डिफेंस, आर्मी, इन सबको जो फंड जाता है, ठीक है, इनके रहने के लिए, इनके खाने के लिए जो फंड जाता है वो गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट स्कूल में जो मील प्रोवाइड किया जाता है ना, सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है वो गवर्नमेंट देती है। तो ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। थर्ड आता है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एनजीओज भी बोला करते हैं। ठीक है, जिसको हम एनजीओज भी बोलते हैं। एनजीओज क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है, तो एनजीओज कहाँ कहाँ पे अपना एक्सपेंडिचर करेंगी? जहाँ पे भी जो भी सोशल वेलफेयर का काम है, जो भी सामाजिक कार्य है, ठीक है, वहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करती है। तो उन सारी चीज़ों में जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
ओके तो ये एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एक छोटा सा कंसेप्ट था। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है आपकी बुक में, बट इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूले के थ्रू बताया हुआ है। ओके तो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं हम वैसे ही कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी हमने क्या देखा, कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वैसा ही एक कंसेप्ट और है कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हमने क्या पढ़ा था, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि इन्वेस्टमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है, हमने प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में भी पढ़ा था कि प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, ये भी पढ़ा था हमने, एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी में ये भी पढ़ा था हमने। तो ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है, क्यों एक इकोनॉमी के लिए, क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। देखते हैं कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। वैसे तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता क्या है। ओके देखते हैं कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब कोई प्रोड्यूसर अपने कैपिटल, स्टॉक में, फिक्स्ड एसेट्स में पैसे लगाता है, वही इन्वेस्टमेंट कहलाता है, वही इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट जब एक प्रोड्यूसर फिक्स्ड एसेट्स में पैसे लगा रहा है या फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहा है या अपने कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज कर रहा है, वही होता है इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है? प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल क्या? फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें एक प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द प्रोडक्शन वो एक फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। ओके तो प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, अगर वो फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, वहां पे कैपिटल फॉर्म हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे उसका। इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल मतलब अगर एक प्रोड्यूसर फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहा है, परचेज कर रहा है फिक्स्ड एसेट्स, उसमें पैसे लगा रहा है, तो क्या हो रहा है, उसका स्टॉक लेवल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है उसका स्टॉक लेवल। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहा है उसके प्रोडक्शन के लिए। ऑलराइट, तो ये है इन्वेस्टमेंट। जब एक प्रोड्यूसर फिक्स्ड एसेट्स में अपने कैपिटल स्टॉक में पैसे लगा रहा है या उसे खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, अपना स्टॉक लेवल बढ़ा रहा है, वही होगा उसका इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, समझ में आया? तो ये है आपका कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट को एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा इन्वेस्टमेंट, I इज इक्वल टू डेल्टा के। इन्वेस्टमेंट को ऐसे डिनोट किया जाता है, क्या, डेल्टा के। I स्टैंड्स फॉर क्या, I तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका, I क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। अब ये डेल्टा क्या है, चेंज। K क्या है यहाँ पे, कैपिटल स्टॉक। और अब ये डेल्टा क्या हो गया यहाँ पे, चेंज, K हो गया यहाँ पे कैपिटल स्टॉक। अब अगर डेल्टा K है तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कैपिटल स्टॉक, चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। समझ में आया? क्या है, इन्वेस्टमेंट को कैसे डिनोट किया हमने, डेल्टा के। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे I इन्वेस्टमेंट, जो डेल्टा है वो चेंज, के जो है वो कैपिटल स्टॉक। तो ये जो क्या हो गया, ये डेल्टा के क्या हो गया, चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यही हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ा है कि कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो रहा है या फिर कैपिटल फॉर्म हो रहा है उसका, तो एक अकाउंटिंग ईयर में उसकी कैपिटल स्टॉक में जो चेंजेस हो रहा है वही है डेल्टा के या फिर इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? ये आपका छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट क्या था,
प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्म हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल उसका जो स्टॉक है, उसका जो फिक्स्ड एसेट्स है उसमें इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? अब ये इन्वेस्टमेंट दो टाइप में क्लासिफाइड है। क्या क्या टाइप्स हैं इन्वेस्टमेंट के वो देखते हैं। दो टाइप है। सबसे पहला है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकेंड क्या है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। दो टाइप में ये इन्वेस्टमेंट क्लासिफाइड है। क्या हुआ? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जब एक प्रोड्यूसर का फिक्स्ड एसेट्स एक अकाउंटिंग ईयर में इंक्रीज होता है। मतलब जितना एक प्रोड्यूसर का फिक्स्ड एसेट्स एक अकाउंटिंग ईयर में इंक्रीज हो रहा है वही है उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोला मैंने, समझ आया? जितना भी प्रोड्यूसर का फिक्स्ड एसेट्स एक अकाउंटिंग ईयर में इंक्रीज हो रहा है वही है उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि यहां पे भी क्या है, यहां पे भी इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने क्या पढ़ा? प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। यहां पे भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है लेकिन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। मतलब फिक्स्ड एसेट्स जितना एक साल में एक प्रोड्यूसर का इंक्रीज होगा वो उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा या फिर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ओके, ये है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, या फिर ये अज्यूम करते हैं कि एक अकाउंटिंग ईयर में बिगनिंग ऑफ द ईयर में एक प्रोड्यूसर के पास 5 मशीन्स हैं। बिगनिंग ऑफ द ईयर में प्रोड्यूसर के पास 5 मशीन्स हैं। एंड ऑफ द ईयर में क्या हुआ? वो प्रोड्यूसर के पास 7 मशीन्स हो गया। बिगनिंग में 5 मशीन्स, एंड ऑफ द ईयर में 7 मशीन्स। इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 5 से 7 हो रहा है। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है उसका मशीन या फिर उसका फिक्स्ड एसेट्स जो इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है? 2 मशीन्स से। मतलब उसने 2 मशीन्स एडिशनल लिए हैं। 2 मशीन्स उसने और परचेज किया है, इंक्रीज हुआ है उसका उस अकाउंटिंग ईयर में ये 2 मशीन। तो ये जो 2 मशीन है यही है उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। समझ में आया क्या है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? जब एक प्रोड्यूसर के पास बिगनिंग ऑफ द ईयर में 5 मशीन्स है और एंड ऑफ द ईयर में उसके पास 7 मशीन्स हो जाते हैं। ओके, तो इसमें ये जो इंक्रीज हो रहा है 2 मशीन से, वही 2 मशीन, वो 2 एडिशनल मशीन, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा एक किसका? प्रोड्यूसर का। समझ में आया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जब एक प्रोड्यूसर का फिक्स्ड एसेट्स एक अकाउंटिंग ईयर में इंक्रीज होता है वो है उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है एक प्रोड्यूसर का? जितना ज्यादा उसका फिक्स्ड एसेट्स बढ़ेगा, जितना ज्यादा उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज्यादा वो प्रोडक्शन देगा। पॉजिटिव रिलेशन हो गया, जितना ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स उतना ज्यादा प्रोडक्शन। ओके, ये उसका सिग्निफिकेंस हो जाएगा एक प्रोड्यूसर के एस्पेक्ट में। अब जितना ज्यादा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ये भी एक सिग्निफिकेंस हो जाएगा किसका? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का। तो ये किसके? प्रोड्यूसर के एस्पेक्ट में। प्रोड्यूसर जब अपना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? ज्यादा प्रोडक्शन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट क्या है? सेकेंड क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री दूसरे वर्ड में बोलूं तो क्या है? ये इन्वेंट्री स्टॉक है। इन्वेंट्री स्टॉक दोनों एक ही है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो देखते हैं।
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वो होता है कि कभी कभी प्रोड्यूसर अपने पास कुछ स्टॉक होल्ड करके रखता है, कभी कभी प्रोड्यूसर कुछ स्टॉक अपने पास होल्ड करके रखता है। अब कैसे स्टॉक्स होल्ड करके रखता है वो? कुछ फिनिश गुड्स हो सकते हैं, फिनिश गुड्स हो सकते हैं, कुछ रॉ मटेरियल हो सकते हैं और कुछ सेमी फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं। ये कुछ गुड्स प्रोड्यूसर कभी कभी अपने पास होल्ड करके रखता है, ठीक है। ये गुड्स को प्रोड्यूसर अपने पास कभी कभी होल्ड करके रखता है। क्या? फिनिश गुड्स हो गया और रॉ मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश गुड्स हो गया, ये सब। तो यही जो गुड्स है, ये जो प्रोड्यूसर अपने पास रखा है होल्ड करके, यही जो गुड्स है वही है उसका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिनिश गुड्स क्या हो जाएगा? कभी कभी कुछ गुड्स अनसोल्ड होते हैं, जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन दिया है, कभी कभी उसमें से कुछ गुड्स अनसोल्ड होते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? फिनिश गुड्स। अनसोल्ड फिनिश गुड्स, जो बिके नहीं है वो तो प्रोड्यूसर अपने पास ही रखेगा। फिर क्या है आपका? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कच्चा माल जो प्रोडक्शन में काम आता है, वो भी स्टॉक उसके पास थोड़ा होगा, कुछ जमा होगा। फिर सेमी फिनिश गुड्स, जो ना ही फिनिश गुड्स है अभी और ना ही रॉ मटेरियल है, वो ना ही फाइनल यूज के लिए है और ना ही वो रॉ मटेरियल है, वो बीच का प्रोडक्ट है, सेमी फिनिश गुड्स। तो ये गुड्स प्रोड्यूसर के पास जो ये गुड्स है वही उसका है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जब ये गुड्स प्रोड्यूसर अपने पास होल्ड करके रखता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, वही है उसका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। समझ आया? अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्ट, अगर एक फॉर्मूले के थ्रू अपन देखें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड ऑफ द ईयर माइनस बिगनिंग ऑफ द ईयर, तो निकल जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मतलब एक साल में कितना इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हुआ या कितना चेंज हुआ है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में। क्या बोला मैंने? एंड माइनस बिगनिंग। एंड ऑफ द ईयर में जो इन्वेंट्री स्टॉक है वो और बिगनिंग ऑफ द ईयर में जो इन्वेंट्री स्टॉक है वो, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? चेंज इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या आएगा? चेंज इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सेम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी हमने क्या देखा था? बिगनिंग में जितना है, एंड में जितना है, तो जो इंक्रीज हो रहा है वही है उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कितना उसका इंक्रीज हुआ फिक्स्ड एसेट्स। तो इसका भी एक फॉर्मूले के फॉर्म में देखें तो क्या बन जाएगा? ये एंड ऑफ द ईयर में जितना था माइनस बिगनिंग ऑफ द ईयर में जितना है, तो क्या निकल जाएगा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। समझ में आया इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट कि इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जब एक प्रोड्यूसर अपने फिक्स्ड एसेट्स में कैपिटल में पैसे लगा रहा है या उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, उसे परचेज कर रहा है, वही है उसका इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, उसके कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है, वही है उसका। ये जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है इसी को कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। ये जो कैपिटल स्टॉक है ये कैपिटल फॉर्मेशन, जब कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा तो उसका कैपिटल फॉर्म होगा। चेंज इन कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन कैपिटल स्टॉक यहाँ पे लिखा है ना हमने, यही है कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आया? फिर टाइप्स देखा हमने, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? जितना उसका फिक्स्ड एसेट्स एक ईयर में बढ़ रहा है वही है उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री क्या है? कुछ कभी कभी प्रोड्यूसर्स अपने पास कुछ स्टॉक होल्ड करके रखता है, जैसे फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, वही होता है उसका क्या? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। या उसका स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक, मतलब फिनिश गुड्स हो गया जो, फिर रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, ये सारा उसका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। मतलब एंड ऑफ द ईयर में जितना उसके पास इन्वेंट्री स्टॉक है उसमें से बिगनिंग ऑफ द ईयर में जितना इन्वेंट्री स्टॉक है उसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा चेंज इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। समझ आया? वैसे ही सेम देखा हमने किसका? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का। एंड ऑफ द ईयर में जितना उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स है वो, बिगनिंग में जितना है वो से माइनस करेंगे तो
ये निकलेगा कि कितना उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हुआ एक अकाउंटिंग ईयर में। समझ आया इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट? तो ये था आपका छोटा सा एक कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब थर्ड है कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन जो टर्म है वो कॉमर्स स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फेमिलियर टर्म है ना। अकाउंट्स में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, हर सब्जेक्ट में डेप्रिसिएशन टर्म बहुत फेमिलियर है, ठीक। और हमें डेप्रिसिएशन का मतलब भी ऑलमोस्ट पता है कि क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, जिसमें मैंने पैसा लगाया है, क्यों? फॉर द प्रोडक्शन। ओके, उस फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होना, अगर मैं उसको साल दर साल, ईयर बाय ईयर अगर मैं उसको यूज कर रही हूं तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, हर फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है हर साल। ओके, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वो मशीन हो, व्हीकल हो या कोई भी फिक्स्ड एसेट्स हो, उसमें फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, किसमें? डेप्रिसिएशन। तो ये है डेप्रिसिएशन। अब यहाँ क्या लिखा है? किस किस वजह से डेप्रिसिएशन हो सकता है, किस किस रीजन से? गो डाउन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यही हमने अभी पढ़ा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल वियर एंड टियर मतलब अगर आपके पास कोई फिक्स्ड एसेट्स है या फिर कोई व्हीकल है, सपोज एक एग्जांपल में हमने कार ले लिया, तो कार की मेंटेनेंस लगती है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर। अगर मैं उसका मेंटेनेंस करती रहूंगी या फिर मैं उसको यूज करती रहूंगी तो ऑब्वियसली उसकी जो वैल्यू है वो डाउन होगी। तो नॉर्मल वियर एंड टियर भी एक रीजन है डेप्रिसिएशन का, ठीक। थर्ड है एक्सीडेंटल डैमेजेस, ठीक है। एक्सीडेंटल डैमेजेस क्या? जो हमें पता नहीं होता है। एक्सीडेंटल डैमेजेस अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स है, सपोज फिर से मैंने एग्जांपल लिया कार का एक्सीडेंट हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी हो जाए, ठीक है, तो वो एक्सीडेंटल डैमेजेस होता है। ओके, तो ये रीजन है डेप्रिसिएशन का। अब अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो उसकी भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि उसके कुछ पार्ट्स खराब हो रहे हैं जिसको मुझे बनवाना पड़ेगा, बट वो रियल पार्ट्स नहीं होंगे। ओके, तो इसीलिए उसकी वैल्यू डाउन हो गई है। अब अगर डाउन हो गई है वैल्यू तो वो क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी दो टाइप का होता है। एक टाइप है इसका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, दूसरा टाइप है इसका अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड बहुत कॉमन सा टर्म है। एक्सपेक्टेड जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और जो हमें पता है कि ये हो सकती है चीजें, अनएक्सपेक्टेड जो हमें नहीं पता कि कब क्या चीज हो सकती है। ओके, तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस ये दो टाइप है डेप्रिसिएशन का। ओके, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? जो चीज हम एक्सपेक्ट करते हैं, सपोज एक प्रोड्यूसर है, वो प्रोडक्शन दे रहा है, तो उसके दिमाग में डेप्रिसिएशन के लिए एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या क्या हो सकती है। ओके, क्या क्या हो सकती है उसके लिए एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस? या तो चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर चेंज इन डिमांड, या फिर चेंज इन टेस्ट। ठीक, ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है। मतलब अगर कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन दे रहा है तो उसे ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करके रखनी होंगी कि इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी में चेंज हो सकता है, कि जो प्रोडक्शन, जो मशीन वो यूज कर रहा है उसमें चेंजेस, टेक्नोलॉजी में चेंजेस। मतलब अगर वो उसके पास जो मशीन है वो पुरानी टेक्नोलॉजी का है, ठीक है, और नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है, तो वो चेंज इन टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से भी उसको उसकी मशीन में डेप्रिसिएशन होगा। चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड मतलब अगर कोई प्रोड्यूसर कोई एक गुड्स का प्रोडक्शन दे रहा है, ओके, पर मार्केट में उसकी डिमांड चेंज हो गई,
वो भी एक रीज़न है आपके डेप्रिसिएशन का। क्यों? क्योंकि आपने जिस मशीन में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने जिसमें पैसा लगाया हुआ है, वो तो आपका गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड या फिर टेस्ट ऑफ मार्केट चलना पड़ेगा। ओके, तो ये रीज़न है डेप्रिसिएशन का, जो किस में आता है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में, जो हमेशा एक प्रोड्यूसर को एक्सपेक्ट या फिर इसको होने की संभावना बोल सकते हैं। ओके, ये लेके चलना पड़ता है। ओके, सेकंड है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं या फिर जो हमें पता नहीं है कि क्या चीज़ होने वाली है, क्या चीज़ नहीं होने वाली। ओके, तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। नेचुरल कैलामिटीज लाइक ड्रॉट, फ्लड, ठीक है, ये किस में आता है? नेचुरल कैलामिटीज में। अब नेचुरल कैलामिटीज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, कब हो रहा है, कब फ्लड आ रहा है, कब ड्रॉट आ रहा है, कुछ नहीं पता, इसीलिए ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है। अब अगर नेचुरल कैलामिटीज आ रही है तो आपके फिक्स्ड एसेट्स या आपकी मशीन जो आप प्रोडक्शन के यूज़ कर रहे हैं उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा, वो भी खराब होंगी, जिसका कहाँ पे जो कहाँ से रिलेट करेगा? आपका डेप्रिसिएशन से। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू अब डाउन हो गई है। ओके, और क्या होगा? मार्केट वैल्यू में चेंज। मार्केट वैल्यू में चेंज, जो गुड्स का प्रोडक्शन आप दे रहे हैं, ओके, उसकी वैल्यू आपने जो रखी है वो चेंज हो गई है मार्केट में। जनरली कभी चेंज होता नहीं है, बट अगर हो गया तो वो आता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में। ओके, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में आपका क्या क्या आया? नेचुरल कैलामिटीज, ड्रॉट है, फ्लड है, वो, और मार्केट वैल्यू चेंज। अगर मार्केट वैल्यू में चेंज हो जाता है वो आपका आएगा अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में, जो एक प्रोड्यूसर कभी एक्सपेक्ट नहीं या फिर उसे पता नहीं है कि ये चीज़ें हो सकती हैं बाद में इन फ्यूचर, जिसकी वजह से उसके फिक्स्ड एसेट्स में डैमेजेस क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो वो कहाँ लीड करेगा? डेप्रिसिएशन में। अब डेप्रिसिएशन है तो अगर कोई मशीन की वैल्यू डाउन हो रही है, ठीक है, अगर किसी मशीन की वैल्यू डाउन हो रही है तो मुझे उसे रिप्लेस करने के लिए भी, किसी प्रोड्यूसर को रिप्लेस करने के लिए भी फंड की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, एक प्रोड्यूसर के पास मशीन है, एक मशीन या दो मशीन, वो उसे प्रोडक्शन कर रहा है। अब उसकी वैल्यू डाउन हो रही है, डिक्रीज हो रही है ईयर बाय ईयर। ओके, अब कब तक वो उसी मशीन को यूज़ करेगा? ज़्यादा टाइम तक नहीं। ओके, कभी ना कभी उस मशीन को उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, बट उस रिप्लेसमेंट के लिए उसे इन्वेस्टमेंट या रिजर्व की ज़रूरत पड़ती है, रिजर्व फंड की ज़रूरत पड़ती है। ओके, उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है? फुलफिल्स द नीड फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होगा कि जब कोई मशीन जब किसी मशीन की वैल्यू डाउन हो रही है, ठीक है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ या फिर मैं जो जमा कर रही हूँ उसको बोलेंगे हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये रिजर्व वर्ड से ही समझ में आ जाना ये चाहिए कि रिजर्व एक वो फंड होता है जिसको हम जमा करते हैं। ठीक है, कोई रीज़न नहीं होता है लेकिन हम उसे जमा करते हैं, बट यहाँ पे एक रीज़न है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। जैसे एक टर्म होता है जनरल रिजर्व, क्या होता है कि हम कुछ पैसा हमेशा जमा करते होते हैं, ठीक है, कि अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो हम उसे यूज़ कर सकें। वैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मतलब डेप्रिसिएशन या फिर रिप्लेसमेंट के लिए जो फंड हम जमा कर रहे हैं वो है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। यहाँ पे भी लिखा है मैंने, रिप्लेस वॉर्न आउट फिक्स्ड एसेट्स। जो फिक्स्ड एसेट्स वॉर्न आउट हो चुका है या फिर जिसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है उसको रिप्लेस करने के लिए जो फंड लगता है वो है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। सपोज मेरे मशीन की वैल्यू है, मेरी मशीन की वैल्यू है 10 लाख। ओके, मैंने उसका एक्सपेक्टेड लाइफ लिया है 10 ईयर्स। मशीन की वैल्यू क्या है मेरी? 10 लाख।
एक्सपेक्टेड लाइफ क्या लिया है मैंने उसका 10 ईयर्स। अब इसमें से कैसे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कैलकुलेट होगा मैं बताती हूँ। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ मशीन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीन। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ये किसी बुक में नहीं दिया है बट मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ। क्या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड निकालने का क्या फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ मशीन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीन, कि मेरे मशीन की जितनी भी वैल्यू है और जितना मैं उस मशीन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्ट कर रही हूं वो। ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीन क्या है मेरा 10 lakhs। ठीक है, और एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीन कितना लिया मैंने 10। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा, ये मेरा आंसर है 1 लाख मेरा आंसर है। आंसर मतलब ये मेरा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है। मतलब अगर मैंने मशीन 10 लाख की ली है और मैंने उसका अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 रखा हुआ है तो मुझे 1 लाख रुपीस डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में डालना होगा। ठीक है, समझ में आया क्या है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड? जो फंड हम किसी मशीन को रिप्लेस करने के लिए, किसी मशीन जो मशीन वॉर्न आउट हो गई है उसको हम हटाने के लिए जो फंड जमा कर रहे हैं, ठीक है, उस फंड को हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है स्टॉक और फ्लोज का। ओके, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का बस टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं और उतना आता नहीं है, एग्जाम पर्पज़ के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं इसका कंसेप्ट आप लोगों को बता देती हूँ। स्टॉक और फ्लोज होता क्या है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस। क्या लिखा है मैंने, अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है, अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, ये है स्टॉक। कोई भी क्वांटिटी अगर मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रही हूं वो मेरा स्टॉक होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी सेविंग्स। ओके, सेविंग्स क्या होता है, हम उसको हर महीने सेव करते हैं और उसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, या तो हम उसको 1 साल बाद करते हैं या हम उसको 2 साल बाद या 3 साल बाद। ओके, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ये है स्टॉक, जो जमा है। स्टॉक मतलब जो जमा है, ठीक है, वो फ्लो नहीं हो रहा है, वो एक जमा है जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर कर रहे हैं। अब आता है फ्लोज। फ्लोज क्या है, अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। सिर्फ यही डिफरेंस है, पर्टिकुलर स्पेसिफाइड। स्टॉक में क्या था, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो में क्या है, मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर मैं एक स्पेसिफाइड पीरियड में, टाइम और पीरियड में बहुत डिफरेंस है। ओके, स्पेसिफाइड पीरियड में मेजर कर रही हूँ, ठीक है, पीरियड या वो आवर हो सकता है, मिनट हो सकता है, डे हो सकता है, वीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अगर मैं एक क्वांटिटी को स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में मेजर कर रही हूँ तो वो मेरा फ्लो है। फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉकेट मनी। पॉकेट मनी आपको आप 1 साल या 2 साल में मेजर नहीं करते। पॉकेट मनी आप डायमेंशनल बेसिस, मतलब या तो आप उसको वीकली बेसिस या आप उसको मंथली बेसिस ऐसे मेजर करते हैं। ओके, मैंने एक टर्म बोला डायमेंशनल। स्टॉक कभी डायमेंशनल नहीं होता है, मतलब स्टॉक को हम कभी आवर, मिनट, वीक, मंथ ऐसे मेजर नहीं करते। एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें हम उसको मेजर करते हैं। जैसे हम सेविंग्स कर रहे हैं तो हमें उसका टाइम पता है कि हमें उसे 5 साल बाद निकालना है, 6 साल बाद निकालना है, तो उसका एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम है। ओके, अब फ्लोज में पॉकेट मनी तो मैं हमेशा देखूंगी कि मेरा मंथली है, वीकली है, तो ये मेरा फ्लो है जो मेरा हमेशा हो रहा है। इसीलिए फ्लो जो होता है वो डायमेंशनल होता है। ठीक है, फ्लो मेरा डायमेंशनल होता है। अब डायमेंशनल का मतलब क्या, आवर, वीक, डेज, मैं उसको उसमें मेजर कर सकती हूँ। ओके, तो ये छोटा सा स्टॉक और फ्लो का कंसेप्ट था।
अब आते हैं हम 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। ये हमारा एक दूसरा कंसेप्ट है या दूसरा टॉपिक है, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के सेक्टर्स क्या क्या है? ओके, सबसे पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर, देन गवर्नमेंट सेक्टर और लास्ट है एक्सटर्नल सेक्टर। अब ये सब सेक्टर है क्या, ये समझते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, ये चारों सेक्टर इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हीं से कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, डिमांड, सप्लाई होता है। ओके, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल। ओके, हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? हाउस होल्ड सेक्टर, अगर हाउस होल्ड का नाम आया मतलब समझ जाना हम मतलब कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो भी गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करते हैं वो आता है हाउस होल्ड सेक्टर में। गुड्स, सर्विसेज, कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं फॉर देयर सेटिस्फैक्शन या फिर उनके नीड का जो सेटिस्फैक्शन है उसके लिए हाउस होल्ड सेक्टर में वो आता है। ठीक है, और एक चीज, हाउस होल्ड सेक्टर जो होते हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर को मैं ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो सर्विसेज है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या? लैंड का होता है रेंट, लेबर वेजेस और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट और आपका लैंड का रेंट। ठीक है, ये चारों हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल का इंटरेस्ट। ओके, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरेस्ट। तो ये जो वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट है ये हाउस होल्ड सेक्टर में आता है। इसीलिए मैंने बोला कि हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर है। ठीक है, अब आते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर से क्या समझ आ रहा है? जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन देते हैं वो प्रोड्यूसर सेक्टर है। गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रोड्यूसर सेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे था ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन प्रोड्यूसर सेक्टर्स जो है वहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये प्रोड्यूसर सेक्टर में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये दोनों बहुत इंटर रिलेटेड टर्म है, मैं आपको आगे फ्लो में बताऊंगी। ओके, ये दोनों इंटर रिलेटेड टर्म क्यों है? इसमें प्रोड्यूसर सेक्टर में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड होता है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और इसका ओनर, इनके ओनर होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। मतलब हाउस होल्ड सेक्टर सर्विसेज देते भी हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते भी हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर है। ओके, क्लियर हुआ दोनों सेक्टर। अब आते हैं हम गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या? गवर्नमेंट सेक्टर कैसे इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? मैंने बताया था गवर्नमेंट सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे करती है, डिफेंस, आर्मी और जो भी स्कूल में आपका मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जो भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है या फिर डिफेंस, आर्मी का एग्जाम्पल मैंने दिया था, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर में इंक्लूड होती है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सटर्नल सेक्टर। ये तीनों तो विद इन द इकोनॉमी वाले सेक्टर्स हैं। ठीक है, ये तीनों विद इन द इकोनॉमी वाले सेक्टर हैं। ये एक्सटर्नल सेक्टर हो जाता है। एक्सटर्नल सेक्टर में क्या आ जाता है? जो हमारी कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फ्लो हो रहा है वो एक्सटर्नल सेक्टर में इंक्लूड होता है। ठीक है, वो एक्सटर्नल सेक्टर में आएगा। क्या एक्सटर्नल सेक्टर में आएगा? जो हमारी कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है आउटसाइड द बाउंड्री लाइन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होगा? आउटसाइड द बाउंड्री लाइन, वो हमारा आएगा एक्सटर्नल सेक्टर में। ओके, तो ये जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक है, क्या है? इंटरसेक्टोरल फ्लोज। अब इंटरसेक्टोरल फ्लोज होता क्या है? हमारी इकोनॉमी में हर सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड है, उसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लोज। ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ डिपेंडेंस ऑफ सेक्टर्स, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लोज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लोज के लिए हर सेक्टर एक दूसरे सेक्टर से पे डिपेंड है, उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टोरल फ्लोज। ठीक, अब ये ना दो टाइप के होते हैं। क्या? मनी फ्लोज और रियल फ्लोज।
ये दो टाइप का इंटरसेक्टोरल फ्लो होता है हमारी इकोनॉमी में। मनी फ्लो क्या, हमारी इकोनॉमी में जो मनी फ्लो हो रहा है या फिर जिसे हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर रहे हैं वो है मनी फ्लो। ठीक। रियल फ्लो क्या है, जो हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है वो है रियल फ्लो। मतलब ये है आपका मनी एस्पेक्ट में, ये है आपका गुड्स एंड सर्विसेज एस्पेक्ट में। ओके। मनी फ्लो और रियल फ्लो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मनी फ्लो रियल फ्लो का रेसिप्रोकल है। कैसे? मनी फ्लो क्या है, जिसे मनी क्या है जिसे हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं। ठीक है। अब जब बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में क्या होता था, हम गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करते थे, लेकिन जब मनी का इवैल्यूएशन हुआ तो हम मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करने लगे। इसीलिए बोला जाता है कि मनी फ्लो रियल फ्लो का रेसिप्रोकल है। समझ में आया कि मनी फ्लो रियल फ्लो का क्या रेसिप्रोकल क्यों है? ओके। कैसे कि जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब क्या बार्टर सिस्टम चलता था कि गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता था, ये रियल फ्लो में गुड्स। ठीक है। जब गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता था, फिर जब मनी का इवैल्यूएशन हुआ, मनी का इन्वेंशन हुआ तो हम मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानने लगे। ठीक है। तो इसीलिए मनी फ्लो रियल फ्लो का रेसिप्रोकल होता है। ओके। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका डायग्राम। ठीक है। ये जो फ्लो है, ये जो चार्ट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। इससे आपका रियल फ्लो और मनी फ्लो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं रियल फ्लो बताती हूँ। ओके। रियल फ्लो, यहाँ पे मैंने दो सेक्टर लिया हुआ है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर। ओके। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। अब मैं यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के एस्पेक्ट में बात कर रही हूँ। क्यों गुड्स एंड सर्विसेज? क्योंकि मेरा यहाँ पे रियल फ्लो है। ओके। रियल फ्लो है, यहाँ पे हमने पढ़ा गुड्स एंड सर्विसेज का जितना भी इकोनॉमी में फ्लो होता है वो होता है रियल फ्लो, और मनी फ्लो में जितना भी इकोनॉमी में मनी फ्लो हो रहा है जिसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर रहे हैं वो मनी फ्लो होगा। समझ आया? तो रियल फ्लो है तो यहाँ पे मैं सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के एस्पेक्ट में बात करूंगी, मनी के एस्पेक्ट में मैं बात नहीं करूंगी। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दो सेक्टर लिया हुआ है, एक है मेरा हाउस होल्ड सेक्टर, एक है मेरा प्रोड्यूसर सेक्टर। ओके। चार्ट देखिएगा ध्यान से, मैंने एरो लगाया हुआ है प्रोड्यूसर सेक्टर में, यहाँ पे एरो लगाया हुआ है मैंने हाउस होल्ड सेक्टर में। समझिएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन देता है, ये सबको पता हुआ है। ठीक है। प्रोड्यूसर सेक्टर है मतलब प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन किस चीज का? गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय द फर्म्स। ठीक है। प्रोडक्शन दे रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। अब ये अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन दे रहे हैं तो उसको खरीदेगा कौन? हाउस होल्ड सेक्टर। सिंपल कंसेप्ट है, गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय द फर्म्स, मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर से जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वो हाउस होल्ड सेक्टर परचेज कर रहा है, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स और सर्विसेज पर सोल्ड कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय द फर्म्स। ठीक है। ये समझ में आया? अब मैंने एरो लगाया हुआ यहाँ पे प्रोड्यूसर सेक्टर में। ठीक है। प्रोड्यूसर सेक्टर, और यहाँ पे लिखा है मैंने, अब प्रोड्यूसर सेक्टर से तो हाउस होल्ड सेक्टर को मिल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, बट हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या मिलेगा? ठीक है। क्या मिलेगा हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर को? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है। ये हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। प्रोडक्शन नहीं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड का रेंट, लेबर के वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, ये है सर्विसेज। ठीक है। मतलब प्रोडक्शन सेक्टर या प्रोड्यूसर सेक्टर में लेबर चाहिए, ठीक है, काम करने के लिए वर्कर चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? हाउस होल्ड सेक्टर से। अगर प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहा है तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देगा? फैक्टर सर्विसेज, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। समझ आया? रियल फ्लो। यहाँ पे मैंने गुड्स एंड सर्विसेज के एस्पेक्ट में बात की, मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में आया गुड्स एंड सर्विसेज,
हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर में गया फैक्टर सर्विसेज, मतलब जो भी प्रोडक्शन सेक्टर में या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर में काम करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन देने के लिए जो भी चीज जो भी फैक्टर्स लगेगा वो कहाँ से आएगा, हाउस होल्ड सेक्टर से। समझ आया। अब आते हैं हम मनी फ्लोज में। मनी फ्लो में, अब मनी फ्लो है तो यहाँ पे मैं मनी के एस्पेक्ट में बात करूंगी। सेक्टर्स मेरा दोनों सेम है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, ओके। अब यहाँ पे मैंने एरो अपोजिट में लगाया हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने एरो अपोजिट में लगाया हुआ है, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड, ओके। अब देखो हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर में एक्सपेंडिचर ऑन परचेस, ऊपर क्या था, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। दैट मीन्स हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज परचेस कर रहा है, कौन से सेक्टर से, प्रोड्यूसर सेक्टर से, ओके। अब अगर परचेस कर रहा है तो एक्सपेंडिचर होगा, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे मनी के एस्पेक्ट में देखना है। तो यहाँ से जो भी गुड्स आ रहा है, ओके, यहाँ से जो भी गुड्स आ रहा है उसके लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है। कहाँ से एक्सपेंडिचर हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर से, इसीलिए लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन परचेस, कि जो भी हाउस होल्ड सेक्टर परचेस कर रहा है वो एक्सपेंडिचर का कॉस्ट कहाँ जा रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर में। ऑब्वियस है, अगर प्रोड्यूसर, सपोज मैं एक्स और वाई के टर्म में लेती हूँ, अगर एक्स सामान बेच रहा है वाई को, ठीक है, तो वाई पैसा देगा एक्स को, ठीक है, वो उसका एक्सपेंडिचर है। क्यों, क्योंकि वाई खरीद रहा है एक्स से, तो वाई का परचेस होगा, परचेस होगा तो एक्सपेंडिचर होगा। समझ आया, एक्स और वाई के कंसेप्ट से समझ में आया कि एक्स को वाई एक्सपेंडिचर, जो भी उसका परचेस हुआ है, जो भी उसका एक्सपेंडिचर हुआ है, वो कॉस्ट जाएगा प्रोड्यूसर सेक्टर में, ठीक है। अब प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या आएगा, हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया, ठीक है, तो प्रोड्यूसर सेक्टर को भी कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर दे रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो यहाँ पे उसका पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज क्या होगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि ये तीनों चारों टर्म मनी के बेसिस में और ये टर्म गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म्स में। समझ आया, मतलब अगर वाई एक्स को सर्विसेज दे रहा है, अगर हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर में लेबर जा रहे हैं, तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा, वेजेस देगा। समझ आया, ये फ्लो है, ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये, और इसको आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में भी दिया है, तो एक बार आप उसको गो थ्रू करिएगा। और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और अपने डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।